हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम जो है नई यूनिट शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपके जो सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या दे रखा है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिलेबस है वो 3 लेवल में डिवाइडेड है केमिस्ट्री का, 10+2, ग्रेजुएशन और पीजी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है 10+2 में कुछ नहीं दे रखा है, ग्रेजुएशन में और पीजी में दे रखा है। तो देखिए, ग्रेजुएशन में क्या क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड गैल्वेनिक सेल, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए, यहाँ पर सेल की अगर हम बात करें तो सेल 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल एंड गैल्वेनिक सेल देखा जाए तो दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। इसको एंड की जगह और लिखना चाहिए था या फिर इसको इलेक्ट्रोलाइटिक लिखना चाहिए था। 2 तरह के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ दे रखा है इसने, हम दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है वो भी हम देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है वो भी हम देखेंगे, और उसके बाद जो थ्योरी है कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो है कौन सी थ्योरी है वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, वो हम सब देखेंगे। उसके बाद दे रखा है डिबाय एंड हकल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, और डिबाय हकल थ्योरी क्या है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है वो हम देख लेंगे। आयनिक इक्विलिब्रिया। अब देखिए, यहाँ पर ये एक शब्द दे रखा है आयनिक इक्विलिब्रिया। तो आयनिक इक्विलिब्रियम कहें तो एक अपने आप में चैप्टर होता है अलग से, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रेफरेंस में दे रखा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आयनिक इक्विलिब्रिया में क्या क्या आ सकता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्यूल सेल दे रखा है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, कोलरस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, मेम्ब्रेन इक्विलिब्रिया। अब ये ओवरऑल आपके सिलेबस दे रखा है। मैं आपको जितने भी टॉपिक यहाँ मेंशन है वो सारे पढ़ाऊंगा, और कई टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है, जिसको हम बेसिक्स कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जामिनर हूँ और मुझे एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने, तो वहाँ ऐसा नॉर्मल केस में नहीं होता कि मैं आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिलेबस लेके बैठूँ, फिर मैं क्वेश्चन में देखूँ कि भाई आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, अच्छा गैल्वेनिक सेल दे रखा है तो इसका क्वेश्चन बनता हूँ। ऐसा रेयरली होता है। मेनली क्या होता है कि वो केवल ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिलेबस में है या नहीं, मैक्सिमम केस में। तो आपको क्या देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जब मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, तो वहाँ पर क्या देखूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लेवल है, देखिए ये स्कूल लेक्चरर का लेवल है तो वहाँ तक लेवल मेंटेन करते हैं, नेट और गेट का पेपर मैं नहीं बना रहा, तो वहाँ पर जो हायर लेवल की चीज़ें हैं वो मैं टच नहीं करूँगा। लेकिन जो चीज़ें यहाँ मेंशन है या जो एक लेवल है, वहाँ पर जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि इस लेवल में क्या क्या किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो कंसेप्ट के हिसाब से बनाता है कि इस कंसेप्ट पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस कंसेप्ट पे क्या बन सकता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसका सार ये होता है कि प्रीवियस एग्जाम में या कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, केवल स्कूल लेक्चर नहीं, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जो कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे कंसेप्ट में यहाँ पर क्या करता हूँ, कवर करता हूँ। उसके बाद मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए तो वो सारे कंसेप्ट मैं आपको थ्योरी वीडियो में बताता हूँ, और उसके बाद आपको साथ में क्या है क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम केवल कोर्स कवर कर रहे हैं और क्वेश्चन अटेम्प्टिंग हमसे ना हो। तो हमारा मेन पढ़ने का टारगेट ये है कि हम थ्योरी भी पढ़ें और साथ के साथ क्वेश्चन भी हम जो है अटेम्प्ट कर सकें। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो देखिए, सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं। केमिकल चेंजेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल चेंजेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करें कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम केमिकल चेंजेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिलेशन पढ़ते हैं। अब इसका क्या मतलब है, केमिकल चेंजेस का मतलब है केमिकल एनर्जी। केमिकल चेंजेस को आप कैसे कह सकते हो, केमिकल एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। रिलेशन का मतलब है इंटर कन्वर्जन, मतलब या तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। केमिकल एनर्जी का मतलब है केमिकल चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो क्या हो कि केमिकल चेंज हो और उस केमिकल चेंज की वजह से क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो,
या फिर हम कह सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जिसकी वजह से कोई केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज का मतलब आप रिएक्शन कह सकते हो। तो ये जो डिस्कशन है इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब यहाँ पर मेनली क्या है, रिलेशन किसका है, केमिकल चेंजेस या केमिकल एनर्जी का किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन हो रहा है, मतलब केमिकल जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो सकती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज हो सकती है। और इसके बीच में जो माध्यम होता है वो होता है सेल, कि ये जो प्रोसेस हो रहा है इंटर कन्वर्जन का वो आपके सेल के माध्यम से होता है। कि भाई सेल के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हो। अब देखिए सेल क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेल क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमने बात करी डेफिनेशन की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल चेंजेस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक ऊर्जा को या रासायनिक अभिक्रिया को किससे संबंधित करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा आप कहते हो। तो हमने क्या देखा, केमिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। और बीच में जो माध्यम है जिसकी वजह से ये इंटरकन्वर्जन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सेल। अब इसके बाद देखें तो देखिए नेक्स्ट जो चीज़ दे रखी है वो है कंडक्टर। अब कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं चालक। नेक्स्ट चीज़ दे रखी है कंडक्टर। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की या टाइप्स ऑफ सब्सटेंस की, पदार्थों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पदार्थ तीन तरह के हो सकते हैं मेनली। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ते तो पढ़ते हैं। और अगर हम सिंपली पढ़ें तो हम सिंपल क्या कहते हैं, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें या सिंपली पढ़ें, अभी हम क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये आपके डिटेल में सॉलिड स्टेट में आ जाता है तो खैर वो बात की बात है। अब मेनली हमने क्या कहा, पदार्थ को हमने दो में कहा, या तो कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है। कंडक्टर किसको कहते हैं, ये हम कहते हैं हिंदी में चालक, या इसको हम विद्युत का सुचालक भी कहते हैं। कंडक्टर का मतलब यह है कि वह पदार्थ जिसमें से आप विद्युत धारा अगर प्रवाहित करो तो आसानी से विद्युत धारा क्या हो जाए, प्रवाहित हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, इसमें मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करी और इसमें से विद्युत धारा या करंट आसानी से क्या हो गया, पास हो गया, या विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो गई, तो मैं इस पदार्थ को क्या कहूँगा कि ये कंडक्टर है। या तो सिंपल कंडक्टर कह दूंगा या कहूँगा गुड कंडक्टर है। क्या है, गुड कंडक्टर। और अगर मैं कुछ नहीं कह रहा तो वहाँ पर वो कंडक्टर किसके सेंस में है, इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में। किसके सेंस में, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कह सकते हो करंट के सेंस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थर्मल कंडक्टर भी एक चीज़ होती है। तो जब कंडक्टर का मतलब है वो उसको आसानी से बहने दे या पास होने दे। अब मेनली अगर कुछ शब्द ऐड नहीं है तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ थर्मल कंडक्टर तो वहाँ पर वो करंट की जगह किसकी लागू हो जाएगा, हीट के लिए, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कंडक्टर है मतलब वह पदार्थ जो विद्युत ऊर्जा को आसानी से अपने से प्रवाहित होने देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। दूसरी हम बात करें नॉन कंडक्टर कौन होते हैं, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने ना दे, उसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडक्टर की। तो कंडक्टर जो होते हैं वो दो तरह के दे रखे हैं। एक तो दे रखे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है, जिसको हम मेटेलिक कंडक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। मेनली इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं, उसको हम मेटेलिक कंडक्टर भी कह सकते हैं। दूसरे आपके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। ये दूसरे कंडक्टर का टाइप है। एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक। इसको मैंने मेटेलिक कह दिया, इसको कई बार आयनिक भी कह देते हैं, लेकिन मैं उसको आयनिक अभी नहीं लिख रहा, ठीक है। हमने क्या कहा, मैंने पहले समझाया कि कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वह पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कंडक्टर दो तरह के दे रखे हैं, पहला है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है या ये होते कैसे हैं। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की या फिर अगर मैं कहूं मेटेलिक कंडक्टर, तो ये वह कंडक्टर होते हैं जिसमें से जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि इसमें जो आपके सोर्स है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है वो है आपके इलेक्ट्रॉन, या फिर हम ये कहें कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हैं उसमें जो वाहक है करंट का या किसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। या आप और बेटर कहो तो क्या कह सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पर हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कौन है जिसमें हमने, या मेटेलिक कंडक्टर कौन है, तो पहला हमने कहा जिसमें विद्युत का जो वाहक है या जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक करंट कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर में करंट सप्लाई करते हो तो वहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, केमिकल चेंज जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर आप फॉलो करोगे, क्या कि अगर आपके जो है करंट फ्लो हो रहा है मतलब वो कंडक्टर है, दूसरी बात जो चार्ज कैरियर है जो आपके करंट को प्रभावित करने का काम कर रहा है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात जब करंट आप फ्लो कर रहे हो तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा। अब देखिए सबसे अच्छा इसका जो एग्जाम्पल है वो है धातु। इसको आप ऐसे समझो कि जो आपके वायरिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, या जो घर में हम वायरिंग करते हैं या कनेक्शन करते हैं, वहाँ पर आपके मेटल की वायर्स होती है, नॉर्मली कॉपर की वायर होती है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब करंट फ्लो हो रहा है तो वो जो कॉपर मेटल था पहले, वो भी पहले भी कॉपर था और करंट फ्लो होने के बाद भी क्या है, कॉपर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, कॉपर। मतलब कॉपर जो है मेटल है और वहाँ पर उसमें विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है और उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। केमिकल चेंज का मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही, पहले भी वो कॉपर था बाद में भी वो कॉपर है। तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हैं उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेटल्स, उसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मेटल, इसलिए इसको हमने मेटेलिक कंडक्टर भी कहा है। लेकिन इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और हैं जहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में आते हैं लेकिन वो मेटल नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट। अब देखिए ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपर रूप है या हम कहें एलोट्रॉप्स है, तो वो मेटल नहीं है क्योंकि कार्बन किस में आता है, नॉन मेटल में आता है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की श्रेणी में या कैटेगरी में आएगा। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर वह हैं जहाँ पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है करंट फ्लो हो रहा है। दूसरी बात, करंट फ्लो होने के दौरान कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें जो मैक्सिमम एग्जांपल है वो मेटल्स के हैं। उसके अलावा कुछ कुछ रेयर केस में जैसे आपके मैंने कहा ग्रेफाइट हो गया, वो यहाँ पर आ सकते हैं। सेकंड आपके दे रखे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है उनकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो कंडक्टर में कैटेगरी में आते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो होते हैं जिसमें जब आप करंट फ्लो कर रहे हो तो वहां पर करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होने के दौरान जो है वो क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल चेंज। दूसरी बात, यहाँ पर जो चार्ज कैरियर है वो मेनली आयंस होते हैं। क्या होते हैं, मेनली जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, आयंस। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ देखी कि जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, आयंस है। दूसरी बात कि जब आप करंट फ्लो कर रहे हो इसमें तो वहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल चेंज। तो अगर ऐसी कंडीशन है जब आपके मेनली चार्ज कैरियर क्या है, आयंस है, और आपके जब करंट फ्लो आप कर रहे हो तो वहाँ पर केमिकल चेंज भी हो रहा है। केमिकल चेंज का मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर हम केवल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें या इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो आपके जो एसिड हैं, एसिड, दूसरा बेस, तीसरा सॉल्ट, इनके एक्वस सॉल्यूशन, एसिड बेस और सॉल्ट, इनके एक्वस सॉल्यूशन, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, केवल एसिड में कह दूं तो वो इनफ नहीं है, एसिड बेस और सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन। इसके अलावा आप कह सकते हो कि फ्यूज्ड ऑब्लिक मॉल्टन, इस स्टेट में अगर सॉल्ट है तो वो भी आपके किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आ जाएगा, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो मेनली इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि जो आपके आयंस दे सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें कि जो आयन दे सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट है। वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर मैं बात करूं एसिड की, तो जब एक्वस सॉल्यूशन में आप एसिड लोगे, सिंपल अगर मैं बात करूं मान लिया HCl है, तो HCl जब उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो किस में टूटेगा वो, H+ और Cl- में। तो नॉर्मल अगर मैं दिमाग में सोचूं कि भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट सिंपल का इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जो एक्वस सॉल्यूशन में आयन दे वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने क्या कहा, एसिड का, मैंने क्या कहा, एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का, वो किस में आएगा, इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आ जाएगा।
एसिड तो इलेक्ट्रोलाइट है और वो एक्वस सॉल्यूशन में आयन देगा, लेकिन वो किस कैटेगरी में डाल रहा हूँ उसको, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। अब यहाँ पर मैंने कहा HCl है, H प्लस और Cl माइनस आयन दे रहा है। फिर मैंने कहा बेस है, जैसे मैंने कहा NaOH है, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, वो Na प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग आयन बन रहे हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का। बेस है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, आयन दे रहा है Na प्लस और OH माइनस। तीसरी मैंने कहा कि सॉल्ट है, जैसे NaCl है, तो जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो क्या देगा, वो Na प्लस Cl माइनस। तो जो आयन देता है या जिसमें आयन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे मैंने कहा एसिड है, तो अब जैसे प्योर फॉर्म में जरूरी नहीं है वो आयन दे, ठीक है। एसिड है, मैंने कहा एक्वस सॉल्यूशन में आपने डिसॉल्व करा तो H प्लस और Cl माइनस आयन मिल गया आपको। बेस है, मैंने कहा NaOH है, Na प्लस और OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन में आपको आयन मिल गया। सॉल्ट है, मैंने कहा NaCl है, तो Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। इसके अलावा मैंने कहा फ्यूज्ड या मॉल्टन सॉल्ट। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं NaCl की फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो आप जानते हैं NaCl जो खाने का नमक है उसको हम कहते हैं, और फिजिकल स्टेट है सॉलिड। लेकिन सॉलिड स्टेट में Na प्लस और Cl माइनस फ्री नहीं है मूवमेंट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो NaCl मूवमेंट कब करेंगे आयन के फॉर्म में, वो कब करेंगे, दो कंडीशन में, या तो वो एक्वस सॉल्यूशन में हो तो वो Na प्लस हो गया और Cl माइनस अलग हो गया, या फिर वो मॉल्टन या फ्यूज्ड फॉर्म में हो तो भी Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। लेकिन अगर मैं सॉलिड फॉर्म में NaCl कह रहा हूँ तो वो आपके इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव नहीं करेगा या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन जो है कंडक्टर है, कौन कंडक्टर नहीं है। तो मान लीजिए उसने दे दिया HBr, तो अब वो आपसे पूछेगा कि HBr जो है, अब वो ये भी नहीं पूछ रहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, वो सिंपल कंडक्टर पूछ रहा है। वो पूछेगा निम्न में से कौन कंडक्टर है या गुड कंडक्टर कौन है। अब आप कहोगे HBr, तो अगर केवल HBr दे रखा है तो ये बैड कंडक्टर हो जाएगा, लेकिन अगर HBr के साथ एक्वस दे रखा है तो ये हो जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना है कि वो कंडीशन क्या दे रहा है, क्योंकि अगर वो केवल HBr देगा, केवल HBr का मतलब वो आयन नहीं बना रहा, कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट आप कह सकते हो, तो वहाँ पर वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर आपने उसका एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है तो क्योंकि वो आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कौन से हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन से हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन से हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको कहा कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट्स। अब इसके अलावा आप एक चीज और देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट को मैंने दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकता हूं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल क्या है, एसिड, बेस, सॉल्ट, उनके एक्वस सॉल्यूशन, और फ्यूज फॉर्म में मॉल्टन स्टेट। तो ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। अब मैंने कहा स्ट्रॉन्ग और वीक, तो स्ट्रॉन्ग और वीक को आप कैसे डिसाइड करोगे, जो एक्वस सॉल्यूशन में लगभग 100% डिसोसिएट हो जाए, 100% क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। और जिनका डिसोसिएशन 100% ना हो, कम हो, जैसे मान लीजिए 2% है, 3% है, 5% है, कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, ठीक है, कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए या ठीक ठाक कंसंट्रेशन होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कंसंट्रेशन करोगे तो 100% दोनों ही हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ नॉर्मल रेंज है कंसंट्रेशन की, उसमें अगर मैं देख रहा हूँ डिसोसिएशन क्या है, तो स्ट्रॉन्ग को मैं क्या कह रहा हूँ, जो लगभग नियरली इक्वल्स टू क्या हो जाए, 100% डिसोसिएट हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। और वीक में कौन आएंगे, जिसमें डिसोसिएशन क्या हो, लेस देन 100% हो, 100% से कम हो। अब वो कितना ही हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो वो किस में आ जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है कि भाई स्ट्रॉन्ग का कौन सा है और वीक का कौन सा है। जैसे मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए एसिड है, तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। वहीं पर मैं कह रहा हूँ एसिडिक एसिड है, तो वो किस में आ जाएगा, वीक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वीक। तो अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिडिक एसिड वीक है, और बाकी जो एसिड है HCl, HNO3, H2SO4 वो स्ट्रॉन्ग है। फिर मैं बेस की बात करूं तो जो आपके NaOH है, KOH है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वहीं पर अगर मैं कहूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि जो आपके HCl है, HNO3 है और H2SO4 है, ये तो आपके हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो आपके एसिटिक एसिड है CH3COOH, वो आपके वीक एसिड है, वो क्या है, वीक एसिड। वहीं पर मैंने कहा कि भाई NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH जो है वो आपके क्या है, वीक बेस है। तो आप क्या कह रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट।
और मैक्सिमम केस में जो आपके सॉल्ट होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में आते हैं। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है निम्न में से कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, या वो घुमा के पूछता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। वो खैर हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने देते हैं वो कंडक्टर हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती वो बैड कंडक्टर हैं। ठीक है, इसके बाद हमने 2 कैटेगरी पढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर वो हैं जिसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और जब करंट फ्लो हो रहा है उसमें कोई केमिकल चेंज या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। इसके अलावा हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन है, जिसमें जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो चार्ज कैरियर है मेनली वो कौन से हैं, आयंस हैं। दूसरी बात हमने कही कि जब करंट फ्लो होगा तो वहाँ पर केमिकल चेंज होगा या हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, केमिकल चेंज का मतलब क्या है ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्लास लिया पानी का, उसमें मैंने NaCl को घोल लिया, तो पहले जब सॉलिड था वो Na+Cl- आयन थे लेकिन वो सेपरेट नहीं थे। पानी जब मैंने डिजोल्व करा तो वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, मतलब Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। ये केमिकल चेंज में नहीं आता है। जो आयन है वो एक्वस सॉल्यूशन में आयन बन जाएं, ये केमिकल चेंज में नहीं आता है। ये आप कंसेप्ट क्लियर कर लेना। केमिकल चेंज का मतलब है कोई रिएक्शन कि वो उसकी फॉर्म क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए NaCl है, अब जब आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो Na+ बन गया और Cl- बन गया। अब अगर मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ और सोडियम मेटल डिपॉजिट होने लग जाए बाई चांस मान लीजिए, तो वो केमिकल चेंज में आएगा। या मैं कहूँ कि क्लोरीन गैस जो है वो इवेपोरेट होने लग जाए या लिबरेट होने लग जाए तो वो केमिकल चेंज में आएगा। आयन का बनना केमिकल चेंज में नहीं आएगा। तो अगर केमिकल चेंज हो रहा है या मैं कहूँ डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो आपके किस में आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, या हम कहें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आएगा। अब देखिए मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, और जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में वो भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर मेन पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेनली, और यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मेनली क्या हैं, आपके आयंस हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आपके नो केमिकल चेंज, मतलब आपके कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। जबकि यहाँ पर केमिकल चेंज होता है। अब केमिकल चेंज कैसे होता है, क्या होता है, तो वो आपके क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सेंस में होता है। केमिकल चेंज किस सेंस में होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अभी मैं आपको यहाँ बता दूंगा इलेक्ट्रोलाइसिस में डिटेल्स में। मैंने सिंपल सा कह दिया कि केमिकल चेंज होता है, किस सेंस में होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सेंस में। यहाँ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछते हैं, वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो कंडक्टेंस है या जो चालकता है वो कम हो जाती है। ठीक है, कंडक्टेंस जो है, चालकता जो है वो क्या हो जाती है, कम। और वहीं पर इलेक्ट्रोलाइटिक के केस की अगर मैं बात करूं तो आप इसको मैं छोड़ देता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अलग अलग सेंस में पूछा जाता है। देखिए इसके सेंस में कम पूछा जाता है, मेनली इसके सेंस में पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं या जिसको आप मेटल्स भी कह सकते हो, मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कम। अब एक चीज़ मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि कंडक्टेंस क्या है, चालकता, कि भाई करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा उसकी कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। इसका जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको चालकता कहते हैं, और आर होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम शायद प्रतिरोध कहते हैं। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है हिंदी टर्म क्या है, जहाँ तक मुझे ध्यान है रेजिस्टेंस को हिंदी में शायद प्रतिरोध कहते हैं। अब कंडक्टेंस क्या है, जितना करंट ज़्यादा फ्लो होगा कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस उसका जस्ट अपोजिट है, या हम कह सकते हैं विलोम है, या उसका उल्टा है बिल्कुल, कि अगर करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या हो जाएगा, कम। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस बिल्कुल उल्टे हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर ज़्यादा करने से कंडक्टेंस कम हो जाएगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर कंडक्टेंस बढ़ रही है मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम। अब ये मैंने क्यों आपको बता दिया, क्योंकि जब वो क्वेश्चन पूछता है तो ज़रूरी नहीं है कंडक्टेंस के सेंस में पूछे, वो रेजिस्टेंस के सेंस में भी पूछ सकता है। वो क्या कहेगा कि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ और कंडक्टेंस जो है वो बढ़ रही है, किस केस में बढ़ेगी,
इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, कंडक्टेंस कम हो रही है, किस केस में कम होगी? इलेक्ट्रॉनिक के केस में। और रेजिस्टेंस के लिए उल्टा है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। अब साथ में आप एक चीज़ ध्यान रख लेना कि ये जो कंडीशन है किसके केस में? इलेक्ट्रोलाइटिक केस में। ये मैच होती है किससे? सेमीकंडक्टर से। किससे मैच होती है? सेमीकंडक्टर से। तो जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा? कंडक्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था। इसके अलावा आप ऐसे कह सकते हो कि जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में करंट फ्लो कर रहे हो तो आयंस का मूवमेंट होता है। आयंस का मतलब मास का मूवमेंट हो रहा है, जबकि यहाँ पर मास का मूवमेंट नहीं होता। दूसरी बात कि जो ओम्स लॉ होता है, सिंपल एक ओम्स लॉ होता है, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों जो कंडक्टर है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, V = IR होता है, दोनों क्या करते हैं? उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा एक आपके फैराडे लॉ होता है, वो किसका है? इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉ है। तो ये तो फैराडे लॉ को फॉलो करेंगे, ये फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हो ही नहीं रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस था, और जो क्वेश्चन बनता है वो इस पर बनता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है कंडक्टेंस पे या रेजिस्टेंस पे, वो आपको ध्यान रखना है। किसके लिए? मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के लिए, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए, तीसरा आप सेमीकंडक्टर के लिए भी ध्यान रख सकते हो, एग्जाम में आता है। अब मेन बात आती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन। अब देखिए, कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप हिंदी में भी बताया करो। देखिए, जहाँ तक मैं समझाता हूँ मैक्सिमम जो है मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ, कुछ डेफिनेशन जो है मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, और मैक्सिमम मेरी कोशिश ये रहती है कि जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको दोनों में बताऊँ। कई बार क्या होता है कि कुछ टर्मिनोलॉजी इजी होती है जो मुझे हिंदी में भी आती है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कई बार मुझे ध्यान नहीं होता या क्लिक नहीं करता तो मैं वहाँ पर आपको नहीं बता पाता, लेकिन जो कंटेंट है वो मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा बहुत आप भी मैनेज करने की कोशिश कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस को कहते हैं विद्युत अपघटन। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है कि जब आप करंट फ्लो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? करंट फ्लो कर रहे हो या करंट पास कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। उस केस में क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। और वो केमिकल चेंज जो होता है वो कहां पर होता है? इलेक्ट्रोड्स पर। इलेक्ट्रोड्स। अब देखिए, यहां पर जब आप बात करेंगे सेल की, मैंने आपको कहा कि मैं सेल आपको बाद में बताऊंगा, बेसिक एक आइडिया देता हूं। जब आप सेल की बात करोगे, दो तरह के सेल होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। तो जब हम सेल की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, बता देता हूं आपको। एक होता है कैथोड, आप नाम देते हो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जहां पर केमिकल चेंज हो रहा है। एक आप कहते हो कैथोड, एक आप कहते हो एनोड। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई ये दो प्लेट्स हैं मेटल की, सॉल्यूशन में डूबी हुई हैं, तो ये इलेक्ट्रोड का काम कर रही है, या रॉड भी हो सकती है। और इलेक्ट्रोड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। सिंपल सा अभी हमने ये देखना है कि मैंने आपसे क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो की वजह से केमिकल चेंज हो रहा है। अब केमिकल चेंज जो है उसको आप डिकम्पोजिशन भी कह सकते हो कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो केमिकल चेंज है मेनली दो तरीके से होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या गेन करना। अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं या गेन कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन। और अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। अब ये जो आपके रिएक्शन है केमिकल चेंज, दो तरह की है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये होती है आपके इलेक्ट्रोड्स पे। सॉल्यूशन के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती, जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उसकी सतह पर अभिक्रिया होती है। ठीक है, अभिक्रिया मैंने बता दी, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है कैथोड और एक होता है एनोड। यहाँ पर केमिकल चेंज होता है। तो मेनली हमने कहा केमिकल चेंज, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आयनाइजेशन केमिकल चेंज नहीं है। जैसे आपने NaCl को पानी में घोला, वो केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है वो केमिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा। अब मैंने क्या कहा, दो इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड जो है वहाँ पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड जो है वो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपके कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कैथोड अगर है तो वहाँ पर हमेशा रिडक्शन होगी,
और एनोड अगर है तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब एक चीज़ और दिमाग में आती है कि भाई प्लस है या माइनस है, कि कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा और एनोड पे कौन सा चार्ज होगा। तो मैं आपको बता दूं 2 तरह के सेल होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों में सेल में दोनों पे जो चार्ज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, कौन से सेल में किस पर क्या चार्ज होता है वो मैं आपको बाद में जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं कि भाई कैथोड का मतलब तो ये होता है प्लस या माइनस। अलग अलग सेल में साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक में कैथोड का प्लस है तो दूसरे टाइप के सेल में कैथोड हो जाएगा माइनस। तो वो आप अलग अलग सेल जब पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। अब मेनली क्या है, चाहे सेल कोई सा भी हो, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। याद करने का तरीका क्या है, और भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक कैसे है कि जैसे अगर आप स्पेलिंग की बात देखो तो CATHO, O जो है बहुत दूर आ रहा है, और यहाँ पर जब आप देखोगे एनोड ANO, तो जहाँ पर O पास में आ रहा है वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जहाँ पर O दूर आ रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। या और भी ट्रिक होती है, मैं आपको बता दूंगा, अलोन करके ट्रिक होती है। एनोड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है और ऑक्सीडेशन होता है, वो एक पैटर्न के सेल के लिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि जब आप करंट फ्लो कर रहे हो और उस करंट की वजह से क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। मैंने अभी आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो केमिकल रिएक्शन हो अपने आप स्वतः स्पॉन्टेनियस और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, एक तो ये है जिसमें जो गैल्वेनिक सेल की कैटेगरी में आता है, और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आगे से करंट फ्लो कर रहे हैं और करंट फ्लो करने के बाद केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो स्पॉन्टेनियस नहीं थी, करंट फ्लो करा तब जाके केमिकल रिएक्शन हुई, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और करंट फ्लो की वजह से जो रिएक्शन हो रही है वो केमिकल चेंज में आ रहा है, और उस टाइप के सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है बेसिकली वो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें जब आप करंट फ्लो करते हो तो जो केमिकल चेंज होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आयनाइजेशन इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में जो मेनली रिएक्शन है वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये थी बात इलेक्ट्रोलाइसिस की। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आता है आपके लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें आपके आते हैं फैराडे लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपके बेल आइकॉन है उसको हिट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं नया, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको भी बताइए कि यहाँ पर आपके फर्स्ट ग्रेड का जो कंप्लीट सिलेबस है, लाइन टू लाइन और विद क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे कंसेप्ट के साथ जो चीज़ आपके काम की है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। अननेसेसरी की थ्योरी या अननेसेसरी के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो बिल्कुल पिन टू पॉइंट आपके काम की चीज़ें वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।